आज हम तवी टेल्स के एपिसोड 76 में हैं और आज तवी टेल्स में हमारा सौभाग्य है कि हम डुग्गर के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का स्वागत कर रहे हैं जिनका जीवन सार्वजनिक सेवा, संस्कृति, विरासत और प्रशासनिक उत्कृष्टता का अद्भुत संगम है। हमारे आज के सम्मानित अतिथि ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल बालाचड़ी, जामनगर, गुजरात से प्राप्त की, जिसका मोटो है योगा कर्मसु कौशलम, यानी डिवोशन टू ड्यूटी इज एक्सीलेंस। शायद यही पूरी उम्र सर के हर कार्यकाल के दौरान ये चीज कहीं ना कहीं निकल कर आती है। कीवर्ड्स डिवोशन, ड्यूटी और एक्सीलेंस, तीनों चीजें ही। सैनिक स्कूल से निकलने के बाद सर ने डिग्री कॉलेज उधमपुर से स्नातक की शिक्षा पूरी की। इसके पश्चात इन्होंने एमए, डीबीएम तथा शिरोमणि ऑनर्स इन डोगरी जैसी उच्च शैक्षणिक योग्यताएं जो है वो अर्जित की। अपनी जीवन की शुरुआत इन्होंने आकाशवाणी में उद्घोषक के रूप में की। डोगरी के लोकप्रिय कार्यक्रमों, विशेषकर देश सोनमा में मास्टर जी के किरदार ने इन्हें घर घर में लोकप्रिय बनाया। वर्ष 1992 में इन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासनिक सेवा, जिसे हम JKAS कहते हैं, में प्रवेश किया और उसके बाद कई दशकों तक जनसेवा के विविध क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी। श्राइन माता श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, पर्यटन विभाग, उसके निदेशक, निदेशक सूचना, नगर आयुक्त, जम्मू नगर निगम, प्रबंध निदेशक, सिडको के निदेशक, स्थानीय निकाय मुख्य अधिकारी, सुरीसर मानसर विकास प्राधिकरण, संयुक्त निदेशक सूचना, कार्यकारी निदेशक, मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी तथा लगभग 12 वर्षों तक कला केंद्र जम्मू के सचिव के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। वर्तमान में वे JK इटको, जो कि जम्मू कश्मीर का एक सरकारी उपक्रम है, के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पर्यटन, विरासत संरक्षण, संस्कृति, शहरी उद्योग और प्रशासन, हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले ऐसे प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व का तवी टेल्स में हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। सर बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। थैंक यू सर। बात कहूंगा जी सर। सबसे पहले बात कहूंगा, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं हूँ, एक आम आदमी। सर यही तो हर एक डोगरा की एक पहचान है सर, वो हर लेवल पे जाने के भी ग्राउंडेड रहते हैं और ग्राउंड से जुड़े रहते हैं। सर इसी के साथ हम अपना तवी टेल्स के एपिसोड 76 में सर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम ऑनर्ड हैं सर कि आपने समय निकाला तवी टेल्स के लिए। ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपसे आज रूबरू हो रहा हूँ और अपने दिल की बातें कुछ आपसे कह पाऊंगा। शुक्रिया सर। डॉक्टर विकास। सौजन्य शर्मा जी, डोगरों के और नमस्कार। जम्मू के अपने प्लेटफॉर्म, नमस्कार। आपके अपना प्लेटफॉर्म है, ये जम्मू का अपना प्लेटफॉर्म है और जी, आपके अपने ही प्लेटफॉर्म पे हम आपका स्वागत करते हैं सर। आज धन्यवाद। 76 एपिसोड है तवी टेल्स का और आज हम आपकी लाइफ जर्नी, आपकी अकम्पलिशमेंट्स, आपकी अचीवमेंट्स और आपकी वो शख्सियत जो आज तक लोगों के सामने नहीं आई है, हम कोशिश करेंगे वो आज हमारे व्यूअर्स के सामने आए। तो सर हम आपकी जर्नी की शुरुआत करते हैं। सर आपकी जर्नी जो है वो सैनिक स्कूल बालाचड़ी से शुरू होके, जामनगर से। जी, यस सर, जामनगर से शुरू हुई, फिर ये ब्रॉडकास्टिंग में आई सर, और फिर इसने एक और टर्न लिया, ये सिविल सर्विसेज को आपने ज्वाइन किया। सर जी। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको ऐसी कौन सी डिफाइनिंग मोमेंट्स लगती हैं जिन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को शेप किया हो? कहा जा सकता है कि स्कूल और रेडियो। बिकॉज स्कूल में मैं कुछ ऐसा विद्यार्थी था कि जो जिसे कहते हैं ना कि मैं स्पोर्ट्स में भी मैंने हिस्सा लेना है, मैंने गेम्स भी खेलनी है, डिबेट्स में भी हिस्सा लेना है, पढ़ाई में थोड़ा बहुत लेना ही है। लेकिन तभी वो उसको मेरा नाम उस टाइम स्कूल में भी मेरा टाइटल होता था जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। मैंने सारे दिन मैंने गेम्स भी खेलनी, और उस टाइम स्कूल में ये हुआ करता था कि संडे के दिन ब्रेकफास्ट फटाफट करके भाग के जाके ग्राउंड मार लेनी कि इस ग्राउंड में मैंने आज खेलना है, क्योंकि पूरा स्कूल खेलने वाला होता था। तो सबसे पहले क्रिकेट के बैट, अगर क्रिकेट खेलना मन है तो क्रिकेट में जाएंगे, बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल खेलने जाना। गेम भी सारी खेलनी है, इंडोर होंगी आउटडोर होंगी, लेकिन फिर सारी उस माहौल ने ना कुछ मेरे में बदलाव लाया। हालांकि मैं यहाँ से जब मैं जम्मू से गया था, बिकॉज हमारा सैनिक स्कूल जम्मू में ये 71 में शुरू हुआ, तो 71 से पहले जितने भी यहाँ के विद्यार्थी हुआ करते थे उनको बाहर के स्कूल में भेजते थे। जैसे सैनिक स्कूल घोड़ेखाल, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, सैनिक स्कूल कपूरथला, बालाचड़ी, चित्तौड़गढ़, तो सब लोग वहां पे जाया करते। तो जब हमारे बैच की बारी आई
तो हम लोग जामनगर बालाचड़ी में गए थे। और बालाचड़ी के स्कूल की खासियत ये बात है कि इस शाला का उद्घाटन जो था ना, हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था 1966, 7 मार्च 1966। तो एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल था। और मैंने जैसे अब बात बताऊंगा कि इसी स्कूल में, अगर मोदी जी खुद उन्होंने एडमिट किया है कि मैं, जब वो स्कूल में आए थे बाद में वहां जाने के बाद, कि मैंने भी स्कूल के लिए परीक्षा दी थी, मैं नहीं हो कर पाया। तो अगर वो प्रधानमंत्री बनने से पहले वहां गए होते तो आज हमारे सीनियर होते। आपके सीनियर तो सर भूपिंदर सिंह हुड्डा जी और एयर मार्शल वी भूपिंदर सैनी हुड्डा भी सिमरन हैं। भी हैं। जी 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 तो जी जी जी। और आप भी सर उसी स्कूल के से निकले हुए हैं सर, और हमारे जम्मू के लिए यू हैव डन सो मच फॉर जम्मू एंड फॉर डोगरास। तो तो आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश की है, मैंने किया, कहाँ तक ने मैं सफल हो पाया हूँ ये नहीं कह सकता, कोशिश मैंने जरूर की है। सर वो बहुत जरूरी है सर। और जैसे बालाचड़ी का सर आपने बताया, नगरोटा, जब सैनिक स्कूल नगरोटा भी बाद में बनने के बाद, और आज ये भी प्रतिष्ठित संस्थाओं में है जहाँ पे काफी जी बच्चे निकलते हैं। एंड जी बालाचड़ी भी सर उन टॉप कॉलेज स्कूल्स में है, सैनिक स्कूल्स में, जहाँ से काफी बच्चे एनडीए के लिए जाते हैं। सर जी आपने जी। एनडीए क्यों नहीं ज्वाइन की सर, और उसके। मेरी लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर थी, वो उस जमाने में जब मैं छोटा था तो कांगड़ी में थोड़ी सी ना जल गई थी। अब जब कांगड़ी में जल गई थी तो उसमें थोड़ी सी डिफेमेशन हो गई है, तो वो मेडिकली मैं वहां से अनफिट हो गया, और फिर मैं वहां से कॉलेज छोड़ के मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज के बाद फिर बाकी जर्नी आपके सामने ही है। सर आपने देश सेवा ही करनी थी, चाहे फौज में रह के करते या फिर प्रशासनिक सेवाओं में, दोनों जगह सर आपने ये देश की ये ये सेवा तो में ही। डेस्टिनी, ये तो डेस्टिनी की बात है ना, डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाती है। जी जी सर, जी सर। सर दूसरा सर, प्रशासनिक अधिकारी बनने से पहले आप आकाशवाणी की एक लोकप्रिय आवाज रहे, और सर जी आज भी आपकी आवाज सर उतनी ही गूंज है जितनी शायद उस समय होगी, शायद हमने सुनी ना होगी। नहीं। अ, विशेष रूप से सर जो देश सोनमा में मास्टर जी की भूमिका ने जी जी आपको लोगों के दिलों तक पहुंचाया, क्योंकि सर जी। उस समय मेरे को लगता है कि टीवी इतना ज्यादा बहुतायत नहीं था, रेडियो का और न्यूज़पेपर्स का ही मेजरली उस समय काम बेसिकली कार्यभार उस था। टाइम ये था कि रेडियो, उन दिनों कम्युनिटी लिसनिंग का प्रोग्राम भी हुआ करता था, और घर घर में, जैसे आपको मालूम होगा कि पंचायत घरों में भी रेडियो हुआ करते थे जो शाम को बजते थे, उसको कम्युनिटी लिसनिंग प्रोग्राम के तहत बोलते थे। तो उसमें ये होता था कि जो शाम का प्रोग्राम होता था उसमें ऐसी जानकारी दी जाती थी जो किसानों के लिए ज्यादा, जी और ताकि जो उनकी फसल के बारे में, वो उनके रहन सहन को ठीक ठाक करने के बारे में, तो वो डोगरी का एक ऐसा प्रोग्राम था कि बहुत पॉपुलर था। मुझे आज भी याद है कि एक बार हम वो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे दोपहर को, तो एक लेडी आई, वो शीशे के उस साइड से देख रही थी। तो जब वो हमारी रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो वो बाहर आई, कहती शाम को भी आप लोग बोलते हो? हमने कहा जी हाँ। कहती मैं तो ये विजुअलाइज करती थी कि जो शाम को लोग बोलते हैं वो बड़ी बड़ी पगड़ी लगाए होंगे, कोई बुजुर्ग होंगे जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये तो आप, हम तो इमेजिन नहीं कर सकते कि आप लोग ऐसी बातें करते हो, पूरी ठेठ डोगरी बोलते हो और वही भाषा बोलते हो जो गाँव में बोली जाती है। मैंने कहा हमारा काम ही यही है कि हम उस लैंग्वेज में जाएं, उस वातावरण में जाएं जहाँ पे लोग हमें अपना लें। बट सर आपकी काफी हेल्प की होगी, जैसे आप आकाशवाणी से जेकेएस के लिए गए होंगे, संवाद कौशल, जनसंपर्क, इन सब चीजों ने सर आपको समृद्ध किया होगा, क्योंकि लोगों से कनेक्ट आपको करना बहुत आसान हो गया होगा सर, जहां तक मेरे को लगता है। एक तो लैंग्वेज में आपकी कमांड, और ऊपर से कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसको हम सर आज बहुत हाँ, अब हाई देखिए वो आंकते बात हैं। होती है कि आप जब माइक को फेस कर लेते हैं बोल्डली, तो फिर जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है तो नेचुरली यू फील, जब आप लगते हैं कि यार मुझे थोड़ा सा एज लेना पड़ेगा सब लोगों से। बड़े सारे इंसिडेंट्स होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं श्राइन बोर्ड में रहा उसके बाद 10 साल। तो श्राइन बोर्ड में मुझे जो एक्सपीरियंस ये हुआ कि जो भी आपने डिसीजन लेना उसको फटक से ले लीजिए। जब आप सही डिसीजन लेते हैं ना अपनी कॉन्शियस को सीधे रख के, वो डिसीजन भी ठीक होता है और वो हित के लिए होता है, क्योंकि वहां पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है कि लोग आए को दर्शन करने आए हैं, आपको देखा भीड़ बड़ी है, आपने एकदम रोकना है, छोड़ देना है, कैसे भी होता है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ वैष्णो देवी का। जिन दिनों में वहां पे था, मैं तहसीलदार शायद अधक्वारी कर रहा था, जी हाँ अधक्वारी तहसीलदार था।
तो जम्मू से एक NRI लेडी आई थी। तो वो लेडी आई और वो उनका बच्चा, वो वापस आ रहे थे भवन से, तो वो मेरे पास आ गई रात को। उन्होंने कुछ 2-2:30 बजे किसी ने बताया होगा कि यहाँ तहसीलदार यहाँ रहते हैं, तो वो आई तो नॉक किया लड़के ने, तो कहा मैडम इकबाल रही। मैं बाहर आ गया, मैंने क्या क्या बात हुई? तो वो कहने लगी कि मैं NRI हूँ, मेरा बेटा जो है मैं अपने साथ लाई थी, छोटा है वो, 7-8-9 साल का है, वो इंग्लिश के सिवाय वो कुछ नहीं जानता, और पिट्ठू उसको लोगे गायब हो गया है, मैं उसको लोकेट नहीं कर पा रही। तो मैंने उनसे कहा कि कभी हो नहीं सकता कि पिट्ठू जो है उनका रोज का ये काम है, पिट्ठू बेसिकली शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं और आप लंबे रास्ते से आए हैं, तो वो मिल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरे लॉज भी कह रहे थे कि मत इसको लेके जाओ, तुम घुमा के आओगी, ये था। तो मैं एकदम आया, मैं खुद उठा, मैं वायरलेस स्टेशन पे बैठा, मैंने ऑल वायरलेस स्टेशन उनको इंटीमेट किया कि ऐसे ऐसी बात हुई है, जिस बच्चे जिसको भी ऐसे ये बच्चे का हुलिया है, उसने इस रंग के कपड़े पहने हैं, ये है वो है। तो करीबन 1 घंटे के बाद हमें बाणगंगा से मैसेज आया कि वो लड़का हमने यहाँ अपने पास बिठा लिया। अब लेडी कहने लगी कि मुझे आप उससे मिलाइए। मैंने उससे वायरलेस पे उसकी बात करी, उसने कहा मम्मा आई एम वेरी फाइन, आई एंजॉयड माय जर्नी, दिस अंकल गॉट मी टॉफी, दिस अंकल गॉट मी दिस थिंग दैट थिंग, एंड शी वाज वेरी हैप्पी। कहने लगी मैंने आपको रात को 2 बजे उठाया और आपने मेरी इतनी मदद की। मैंने कहा ये तो हम यहाँ पे हैं भगवती की कृपा से हैं, अगर भगवती नहीं चाहती तो हम यहाँ नहीं होते। मैं इसके बारे में भी आपको बात करूंगा, मैं वहां पे कैसे पहुंचा। तो जब वो सारा बच्चा उसको मिल गया तो कहने लगी, थैंक्स करके कहने लगी कि जब मैं घर से चली थी तो मुझे, मेरे जम्मू में एक कुछ परिचित लोग रहते हैं, उन्होंने मुझे ये चिट दी थी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इनसे मिलना। मैंने कहा दिखाइए, वो चिट में मेरा ही नाम लिखा था। ये कहने लगी कि ये तो चिट मैंने अभी आपको बताई, मैं इस गड़बड़ाहट में भूल ही गई थी कि आपको चिट बताऊं। मैंने कहा मैडम आप हमारे लिए यात्री जो है ना वो सभी एक जैसे हैं, हमारी यहाँ ड्यूटी, भगवती ने हमें यही इसीलिए सेवा का मौका दिया है कि हम यहाँ पे आपकी सेवा कर सके। जिस श्रद्धा भाव से आप आए हैं उससे ज्यादा श्रद्धा भाव आप लेके जाएं ताकि आपकी मन की संतुष्टि हो। मैं दूसरी बात बताता हूँ कि मैं वह श्राइन बोर्ड में पहुंचा कैसे। जी। जब मैं रेडियो में था तो कुछ डायरेक्टरेट से लोग आए थे, तो डायरेक्टरेट से लोग आए थे, तो उन दिनों में थोड़ा मेरा PR था कटरा में भी लोगों से। तो उन लोगों ने कहा, मेरे स्टेशन डायरेक्टर कहने लगे कि कुछ लोग हमारे खास हैं तो इनको वैष्णो देवी लेके जाना है। तब मैं भी रेडियो में था, मेरी KS में सिलेक्शन नहीं हुई थी, तो मैं उनको लेके गया। अब लेके आया तो वापस मेरी मर्जी थी कि जहाँ पे आजकल लिफ्ट लगी हुई है ना, आप शायद गए होंगे वैष्णो देवी, जी लिफ्ट के बिल्कुल सामने वहां पे एक सोविनियर शॉप हुआ करती थी, छोटे छोटे फोटोग्राफ्स मिलते थे। बहुत पुरानी बात है, मैं आपको बात बता रहा हूँ 88-89 की। तो मैं वहां से मैंने फोटो देखी, उसकी कीमत 10 रुपए थी। पर जो मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने कोई 1,500-2,000 रुपए के सामान लिया। तो मेरे मन में ये बात रही कि अगर मैंने ये फोटो ली तो ये पैसे मुझे देने नहीं देंगे कि तुमने इतने, हमने 10 रुपए तो हम दे देंगे, और अगर मैं बोलूंगा कि मैं आपके सारे पैसे दूंगा तो वो मानेंगे नहीं। तो मेरे मन में वो बात रही और मैं फोटोग्राफ वो नहीं ले पाया, वो माता की मूर्ति पिंडियों के स्वरूप मैं नहीं ले पाया। मैं, मेरे मन में रही, हम वापस आ गए। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आए होंगे तो पीछे से एक लड़का भागता हुआ है। वो कहने लगा सर आप 202 रूम में थे। मैंने कहा हाँ। कहते आपके टेबल पर ये फोटोग्राफ रह गई है। वो वही फोटोग्राफ थी जो मैंने सिलेक्ट की थी। वो मैं सिर्फ मैं ही जानता था, मेरे साथ वो नहीं जानते थे। मैंने उठाई थी और वहीं छोड़ दी थी, वो कागज में लपेटी हुई और धागा लपेटा हुआ। मैंने कहा यार मैंने तो ली नहीं। कहता से हम श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉय हैं, हम किसी की चीज नहीं रखते। तो मैंने भगवती को माथा टेका कि अगर मेरी सिलेक्शन होगी तो मैं एक टेन्योर यहाँ पे जरूर दूंगा। सिलेक्शन हुई और आप यकीन मानिए मैं 10 साल वहां पे रहा और मेरी तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग कंडोन कर दी गवर्नमेंट ने। बाकी लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो चीफ सेक्रेटरी ने मेरी फाइल पे लिखा, मेरा डेपुटेशन मांगा गवर्नमेंट श्राइन बोर्ड ने, तो उन्होंने लिखा आई नो द पर्सन पर्सनली, ही हैज सफिशिएंट नॉलेज ऑफ हैंडलिंग द ऑफिशियल वर्क्स एंड हिज रेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड इज कंडोन। तो भगवती की कृपा देखिए कैसे होती है। राइट। और वो फोटोग्राफ आज भी मेरे पास है, मैं उसको सुबह उठ के देखता हूँ। सर ये माता का इतना आशीर्वाद ही है, माता का जी जी आशीर्वाद ही है सर। और तभी जी। तो सर 1 करोड़ करीब लोग आते हैं सर, क्योंकि माता में चमत्कार भी है और किस आस्था, तरीके से आस्था, आप। आस्था और उनका विश्वास जो है ना तभी दृढ़ है कि वहां देखिए
उसके बाद मुझे दिल्ली में सौभाग्य जाने का हुआ। जब उसके बाद में थोड़े दिन पहले, मतलब रिटायरमेंट के बाद, मैं गया वहाँ इंडिया हैबिटेट सेंटर में, तो वहाँ जगमोहन जी मुझे मिले, जी जो गवर्नर थे। मैं उनसे मिला, उनकी देखी याददाश्त, कहते सौजन ने कैसे। मैंने कहा सर मैं ठीक हूँ। वोरा साहब भी वहीं थे, वोरा साहब भी रिटायरमेंट के बाद वहीं डायरेक्टर थे, वो भी, उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप आओ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जगमोहन साहब नीचे बैठे हैं। मैं उनसे मिला, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपने, माँ भगवती तो है ही है, आपने भी अमृत तो पी लिया है उनकी वजह से। जो आप वहां पे करके आए हैं, वो जब तक माँ भगवती रहेगी, लोग आपको शीशे, आपको आशीर्वाद देते रहे। और बिल्कुल वो उसी की वजह से कि अब वो आज वैसे ही चल रहा है। जैसे उन्होंने छोड़ा था, उसी तरह का डिसिप्लिन आज भी वहां पे है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं नहीं सर, वैष्णो देवी और श्राइन बोर्ड, क्योंकि सर मैंने अपने एक रोल में, मैं एयरटेल में हेड ऑफ मार्केटिंग जीएम था, तो मैंने श्राइन बोर्ड के अंदर नेटवर्क सबसे पहले मैं ही प्राइवेट ऑपरेटर का लेके आया था। ये ओके। बात ये होगी सर अराउंड 2004 की। तो उस समय रोहित कंसल जी थे जिस टाइम पे। तो हाँ, रोहित कंसल, हाँ, तो मैं भी उस टाइम था। जी मैं सर, 94 से लेके 2004 तक रहा। जी सर, तो अक्टूबर मेरे में। साथ जितने जी भी आज तक, जितने भी 3-4 चीफ सेक्रेटरी से हुए हैं, जी, अरुण जी, अरुण गुप्ता, अरुण मेहता, और गोयल साहब, कंसल जी, धीरज गुप्ता, इन सब लोगों के साथ मैंने काम किया। बिल्कुल सर। तो सर मैं बस यही उसमें बता रहा था कि जब हम श्राइन बोर्ड के अंदर अप्लाई कर रहे थे टॉवर्स के लिए, साथ में काफ़ी लोग डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर रहे थे। इतना अच्छा डिसिप्लिन और इतना ऑपरेशनलाइज एक्सीलेंस थी कि जो अप्रूवल्स हमें सर हफ्ते। सांची साहब में एक एयरटेल का था। सर जी सानी सर ने साइन किए थे उस टाइम पे, जी जी जी। क्योंकि। सांची छत पे, हाँ जी। सांची छत पे आपका टावर था। जी सर, सांची छत पे, और साथ में मिस्टर सानी थे सर वहां पे। तो हाँ हाँ। ही ऑल्सो साइंड अलोंग विद कंसल साहब। मैं ये कह रहा था सर, इतना बढ़िया अरेंजमेंट और इतना ऑपरेशनल एक्सीलेंस अभी भी है श्राइन बोर्ड की, कि 2004 में जब पूरे इंडिया में स्पिरिचुअल एरियाज के अंदर महीनों लगते थे अप्रूवल के, तो श्राइन बोर्ड ने एक हफ्ते में हमें अप्रूवल्स दिए थे, क्योंकि उनके लिए हमेशा यात्री फर्स्ट प्रायोरिटी पहले भी थे और अब भी हैं सर। तो तभी सर। मैंने कहा ना जी कि जी, वो जल्दी से डिसीजन लेने की पावर भगवती ने दी है हमें वहां से। जी सर, जी सर, जी सर। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर आपका सुना। और किस तरीके से माता की फोटो वाला सर जो आपने बताया कि जो मूर्ति और यहाँ वो पिंडियों फैक्ट है, में, ये मेरे तो। साथ हुआ है। जी सर, तो सर ये भी माता का चमत्कार ही है। और हम ब्लेस्ड हैं सर कि हम माता वैष्णो देवी के डॉक्टर विकास तो सर नारायणा हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, तो ये हर सुबह त्रिकुटा पर्वतों को देखते हैं। हम तो जब जाते हुए देखते जाते हैं, जब भी कॉलेज जाते जी समय। जी सर, जी। डॉक्टर विकास, टू ओवर टू यू। सर आपने जैसे पहले भी जिक्र हुआ कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन की जी 1992 में, जी और आपने सर बहुत सारे डाइवर्स रेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई। जैसे आपने जी। श्राइन बोर्ड में अपने टेन्योर की भी बात की। सर उनमें से कौन सी ऐसी असाइनमेंट थी जिसने आप में सबसे ज्यादा बदलाव लाया, और क्यों? देखिए, मैं कोई नहीं कह सकता। देखिए, जहां जहां भी मैं रहा, मेरी भी कोशिश ये रहती थी कि कंट्रीब्यूट किया जाए। मैं सुरईसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी में था, सीओ। वहां पे हमारा तकरीबन कुछ नहीं हुआ था उससे पहले। वहां पे मैंने नहीं, और भगवती की कृपा से वहां पे काफी काम हुआ। और उसके बाद लोग कहते हैं कि उसके बाद बाकी जो कुछ बन गया उसके बाद नहीं हो पाया। सुरईसर में बिल्कुल बैरन लैंड पड़ी हुई थी हमारी। कुछ लैंड वो मैंने देखा कि 32 कनाल लैंड जो थी वो ओएनजीसी के पास थी। उनसे रिट्रीव करके हम खुद लाए, रिट्रीव करके लैंड लाए, और फिर हमने उसको वहां पे एक पार्क बनाया, जो आउटसोर्स कर दिया, जो आज भी लोग एडवेंचर पार्क बना हुआ है, वहां पे लोग जाते हैं। बिकॉज जम्मू के पास दो ही नियर, बेसिकली बात क्या है कि श्रीनगर में जो है वो नेचुरल टूरिज्म है, जम्मू में हैज टू बी मैन मेड। तो जम्मू में मैन मेड टूरिज्म तभी होगा कि हम कुछ चीजें बना पाएंगे। दो चार चीजें थी, जैसे सुरईसर मानसर लेक है, लेक्स हैं ये दोनों। और ये मानेसर जो साइट है, उन दोनों में है। मानेसर साइट जो साइन हुआ था, आपको याद होगा, मानेसर साइट एक साइट है जिसमें वर्ल्ड की जो हेरिटेज, जो इंपॉर्टेंट लेक्स है ना, वो उनमें इन दोनों का शुमार है, जी दोनों इंक्लूडेड। तो यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, आप काम बड़े ध्यान से करवाते हैं। तो हमने ये कोशिश की कि यहाँ पे डेवलप किया जाए टूरिस्ट के लिए, अच्छे से कुछ स्पॉट्स बनाए जाएं। एरिएटर्स लगाए गए, मैंने मेरी अपने डिजाइन में एरिएटर्स लगाए थे झील में, ताकि एरिएटर से ये रहता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है उसकी भी लाइफ बढ़ जाती है।
तो काफी काम हुए, और सुरु सर में भी अब आज के डेट में बहुत फुटफॉल है। फिर टूरिज्म में आके मुझे जो मेरे कुछ मैंने इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मैंने काम किए, दो चार चीजें थी। एक तो हमने बॉर्डर टूरिज्म को इम्पोर्टेंस दी, और सुचेतगढ़ बॉर्डर को काफी डेवलप किया, क्योंकि जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है ना, उसके लिए क्रेज होती है मन में पाकिस्तान का बॉर्डर देखने की, जीरो लाइन पे जाने की। तो वहां पे हमने काफी फैसिलिटीज क्रिएट की। और आज की डेट में तकरीबन 1,000 1,500 टूरिस्ट रोज जाता है। और फिर सैटरडे और संडेज को वहां पे परेड होती है, जैसे कि बाघा बॉर्डर में होती है और हुसैनी वाला में होती है। राइट। तो उससे काफी जो है टूरिज्म का डाइवर्सिफिकेशन हो गई ना। हमें टूरिज्म को मैंने जैसे आपका कहा कि हमारा टूरिज्म मैन मेड है। सरोईसर, मानसर, पुरमंडल, उत्तरवैनी, ये सारे पिलग्रिम टूरिज्म है, ये लेजर टूरिज्म है, वो बॉर्डर टूरिज्म है। तो चार, और वैष्णो देवी हमारा पिलग्रिम टूरिज्म है। तो हमारा जो भी टूरिज्म है, इसको हमने ऐसे ही रोटेट करना पड़ता है। और आप देखिए, हमारा बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट है पत्नी टॉप। लेकिन आप मेरे से मुत्तफिक होंगे, मेरे से एग्री करेंगे कि वहां सिवाय मौसम के और कुछ नहीं है। बिल्कुल। है ना। तो मैंने अपने जमाने में क्या किया कि हर सैटरडे को एक कंसर्ट कराना शुरू की। जम्मू के जितने भी क्लब्स हैं, मैंने उन सबको अपने ऑफिस में बुलाया, और उनका ड्रॉ ऑफ लॉट्स के साथ उनको कहा कि आपने वहां पे हर सैटरडे को परफॉर्म करना, ताकि हार्ट बर्निंग ना रहे कि उसको मिल गया और मुझे ना मिला। और बिल्कुल। उनके लिए कैपिंग कर दी कि 25,000 रुपया पर ट्रुपे हम देंगे। और दो होटल वालों को बोल दिया कि आप दो कमरे देंगे, एक मेल्स के लिए, एक फीमेल्स के लिए, और खाना उनको वही खिलाएंगे। तो टूरिज्म ने भी, टूरिस्ट जो जो वहां पे होटलियर्स है वो भी मान गए, उनकी एसोसिएशन के साथ एमओयू हुआ। बिलीव मी, मुझे इतने मेल्स आती थी हरियाणा से, बाहर से, कि जनाब आपने, हम तो कंसर्ट खत्म हुआ उसके बाद हम 12 बजे तक नाचे, हमने 2 बजे तक नाचे, बिकॉज वहां टूरिस्ट इंजॉय करने के लिए गया है। तो जब तक ना आप ऐसी चीजें लाएंगे, इनोवेट करेंगे, आप टूरिज्म को नहीं बढ़ा सकते। दूसरी बात थी, गोल्फ कोर्स हमारा बहुत पहले से बना हुआ था, लेकिन ऑपरेशनल नहीं था। उसको मुझे सौभाग्य दिया भगवती ने उसको ऑपरेशनल करने का। वो हमने उसके बाद फिर, पहले वो मेरे जो उस टाइम में कमिश्नर सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे उत्साहित किया। हमने रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, सीएम साहब से अप्रूवल लिया, और फिर हमने उसको चालू कर दिया। और 2013 से आज हमारा गोल्फ कोर्स जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल का गोल्फ कोर्स बन गया। राइट। एक और बड़ी बात जो थी हमारे यहाँ पे थी, अब श्रीनगर में एचएमआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ठीक है ना। जम्मू में ऐसा कुछ नहीं था। जम्मू के लिए हमने एफसीआई खोला, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। उसके लिए उस टाइम प्रवेश दीवान साहब हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उनसे मेरी 1-to-1 थी, बहुत पुरानी। जब मैं पढ़ा करता था कॉलेज में, वो तभी प्रोबेशनर होते थे उधमपुर में। तो मैंने उनसे आग्रह करके उसके लिए पैसा लाया। 4 करोड़ रुपया उन्होंने सैंक्शन किया, और हमने नगरोटा जगती में उस इंस्टीट्यूट को खोला। और आज वो इंस्टीट्यूट जो है हमारे यहाँ पे फ्रंट ऑफिस के लड़के तैयार करता है, वेटर्स करता है, कुकरीज के क्लासेस वहां लगती हैं, बेकरी की वहां करती हैं। तो वहां से लोग निकल के, आप पत्नी टॉप, आप स्काई व्यू कहीं भी जाइए ना, आपको मिलेगा जी। कहाँ मैं पूछता हूँ कहाँ से तूने बेटरी सीखी, कहता जी एफसीआई से। तो वहां से टेक्निकल लोगों को मिलना शुरू हुआ। तो बात यह है कि आप कंट्रीब्यूट कितना कर सकते हैं, बेसिकली तो कंट्रीब्यूशन की। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल तभी आएगा तभी जबकि लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। एंड आई थिंक सर जो लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने किया, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। काफी हद तक अब हम जो चेंज इन सिनेरियो देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से, कि अब जितनी भी मैन पावर है वो सर सारी लोकल है होटल एंड जी रेस्टोरेंट के लिए। जी इंसिडेंटली सर अभी जो मुबारक मंडी के अंदर जो कैफे खुला, तो कैफे में जी जितने भी लड़कों से बात हुई, सब ने लोकल ट्रेनिंग करने के बाद, लेकिन है सारे बिलावर और रामनगर के। तो ये भी सर जी ये मिलता है कि अगर आप लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें वो भी काफी बड़ा फायदा होगा। सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज टच की है सर अभी, डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट एंड ए पिलग्रिम। यस क्योंकि कश्मीर सर टूरिस्ट सेंट्रिक है, और जब टूरिस्ट पैसे खर्चता है तो 10, 20, 30, 40 हजार रुपए उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब वो यात्रा के लिए आता है वो 2,000, 2,500 रुपए का बजट लेके जाता है। जी तो कहीं ना कहीं सर फ्यूचर में जेएंडके में मैन मेड
टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्रिएट करनी पड़ेंगी कि ये 2500 वाला आदमी जो है सर, इसको एटलीस्ट हम 10,000 तक लेके जाएं। वॉल्यूम तो इंक्रीज हो ही रही है, वैल्यू भी इंक्रीज हो, तभी जाके जम्मू की रीजनल इकोनॉमी भी सर बेटर होनी शुरू होगी सर। क्योंकि उसमें उसी टाइम हमने एक और आइडिया कंसीव किया था और अब मैच्योर होने जा रहा है कि जम्मू में, देखिए जम्मू में आजकल सर्दी 2-2.5 महीने की रह गई है, तो एक वाटर पार्क यहाँ पे होना जरूरी है। मैंने अपने टाइम में गोल्फ सिद्रा गोल्फ कोर्स के साथ ही हमने लैंड ईयर मार्क कर ली थी। जो लैंड रिट्रीव हुई थी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से, वो हमने 125 कनाल लैंड उस टाइम ले ली थी कि यहाँ पे हम वाटर पार्क बनाएंगे। अब मैंने सुना है रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ टेंडर्स भी निकाले हैं, क्योंकि यूटी बनने से पहले कुछ हमें प्रॉब्लम्स आती थी। क्योंकि अभी उस टाइम भी 2-3 फर्म आई थी जो 100-150 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, वो कहता है लैंड मॉर्टगेज करनी पड़ेगी, बिकॉज उसको बैंक से लोन लेना है। और जब तक 370 था तो वो एक हमारी अड़चन आती थी, हम लैंड मॉर्टगेज नहीं करा पाते थे, तो बड़ी सारी कंपनीज जो थी वो नहीं आ पाती। अब वो हिच नहीं है, तो अब बड़ी सारी कंपनी आएंगी, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली देखिए दीज डेज वी गो बाय चिल्ड्रंस डिक्टेट। राइट। अगर बच्चे ने कहा मैं जम्मू में एक दिन रुकूंगा, मुझे वाटर पार्क में जाना है, तो पेरेंट्स डेफिनेटली रुकेंगे, वैष्णो देवी आगे एक दिन रुकेंगे ही रुकेंगे। क्योंकि और हर एक आदमी को फैसिनेशन होती है पानी से, आपको देखा होगा, बच्चों को बड़ों को भी सबको होती है। इस सिलसिले में मुझे एक और बात याद आई। हमने अपने जमाने में टूरिज्म में एक और स्पॉट डेवलप किया था चढ़ाई मुत्तल में। जी। चढ़ाई मुत्तल जो है वो कटरा से 18-19 किलोमीटर दूर है। वहां पे पेरिनियल बावलियां हैं जिसमें पूरा साल पानी रहता है। वो वहां पे ना 1600 ईस्वी में वहां पे चग्गर सिंह हुआ करते थे महाराजा। उन्होंने एक बार बंगाल इसमें राजस्थान में सूखा पड़ गया, फैमिन हो गया, तो उन्होंने वहां से आर्टिशियंस मंगाए थे जिन्होंने वो कार्विंग करके ना वहां पे वाटरफॉल्स बनाए हुए थे, उसके अवशेष अभी भी हैं। जी। तो हमने ये सोचा कि अगर कटरा के टूरिस्ट को, जैसे अब शिवखोड़ी जाता है तो एक दिन रुकता ही है ना आके, हमने कहा कटरा के टूरिस्ट को क्यों ना एक इधर भी डाइवर्ट किया जाए। तो प्रवेश दीवान साहब से बात हुई और उन्होंने माना, उन्होंने उसके लिए भी 4 करोड़ रुपए दिए। हमने उसकी शुरुआत की, थोड़ा सा पैसा वहां खर्च हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ उसके बाद कोई पता नहीं। अदरवाइज वो चढ़ाई मुत्तल भी एक बहुत अच्छा स्पॉट कटरा के पास बन सकता है, क्योंकि सर वहां नेचुरल वाटरफॉल। सर बस चढ़ाई मुत्तल का सर आपको बस मैं एक रीसेंट अपडेट दे दूं पिछले महीने का। अगर जी चढ़ाई मुत्तल का पिछले महीने का अपडेट, मैंने एक वीडियो क्रिएट किया उसका। जी। और चढ़ाई मुत्तल में सर क्योंकि स्टेप है, 4 जगह से कहीं ना कहीं पानी नीचे नीचे आता रहता है सर। हाँ लास्ट हाँ, वाले जो 2 हैं सर वो इतनी वहां पे बुरी। आपने देखी होगा, वहां प्लेट लगी हुई देखी होगी। हाँ जी सर, मैंने वो प्लेट देखी। वहां पे आपने इनॉग्रेशन की प्लेट लगी देखी होगी जी कि सर। बेसिकली क्या हुआ, वो जो पैसा था वो हमें मिला, इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था, तो मैंने वो प्लेट प्रवेश दीवान साहब से लगवाई थी, बिकॉज वो सेक्रेटरी टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। जी सर। जी सर। सर इतनी सुंदर जगह है सर, और आपका बिल्कुल ठीक आपने कंसेप्चुलाइज किया था कि वो कटरा के रूट में कहीं ना कहीं एक चीज बन सकती है। लेकिन सर जी बहुत बुरी हालत में है सर। अभी अपने चैनल के माध्यम से भी सर आपसे ये सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सर आपने इतना काम किया है टूरिज्म में। सर अगर आप रेस कर सकते हैं हायर अथॉरिटीज को कि बहुत बुरी हालत है सर उस जगह की। एक तो बहुत गंदे, सफाई बिल्कुल नहीं है सर वहां पे रही। तो सर मैंने एक प्रपोजल भी ये रिक्वेस्ट की थी टू सम पीपल इन टूरिज्म कि अगर उस जगह के पास एक सर स्कूल है, अगर आपने देखा हो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चिराई मुत्तल, वहां जी के जी। बच्चों को अगर क्रेडिट स्कोर दिया जाए कि एक दिन की ड्यूटी दी जाए और उन बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि क्लीन करने की, तो हमारे लिए सर दूर से कोई भेजने के बजाय, स्पेंड करने के बजाय, वो बच्चे ही सर उस जगह को मेंटेन कर देखिए सकते वहां पे मतलब टूरिज्म में कोई एक दिन इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है छोटा सा, बच्चों का पेंटिंग, पहले पेंटिंग कराने से पहले कहा जा सकता है कि आप इसे साफ सुथरा करेंगे, जो बच्चा सबसे ज्यादा काम करेगा उसको हैं। बिल्कुल। छोटा सा इनाम दिया जाएगा। राइट सर, ऐसी राइट सर। बातें हो सकती हैं। जी सर, जी जी। जी सर अब हम इसके बाद वापस सर वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी की तरफ आते हैं सर। आपके 1 दशक के कार्यकाल वहां पे सर, जी। आपने एक तो बताया सर जो एनआरआई उस जो। दौरान में मैं आपको बताऊंगा, जी। जी। उस दौरान वैष्णो देवी तो रहा, लेकिन उस दौरान मेरा एक बहुत सारा जो ज्यादा समय था वो मानतलाई में गुजरा। आपने सुना होगा जी। अपर्णा जी। जी। आश्रम के नाम से। जी सर। बेसिकली क्या था कि पहले ये सोचा गया था कि जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बननी है वो मानतलाई में बनाई जाएगी। राइट। बेसिकली क्या था कि अपर्णा आश्रम के पास 1002 कनाल 7 मरले लैंड है।
बेसिकली वो जो लैंड थी वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के नाम थी, मतलब सोसाइटी के नाम थी, अपर्णा आश्रम सोसाइटी के नाम। अब चूंकि वो डोमिसाइल नहीं थे, स्टेट सब्जेक्ट नहीं थे, तो सारी प्रॉपर्टी जी तो वो दैट वाज एस्टीटेड टू द स्टेट। राइट। तो इमीडिएटली उसको श्राइन बोर्ड ने टेक ओवर कर लिया। तो मैं उस प्रॉपर्टी का कस्टोडियन बन के भी रहा बहुत साल। और फिर बाद में पहले तो ये भी सोचा गया कि वहां डेल्टा फोर्स का हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। फिर लेकिन श्राइन बोर्ड ने ये कहा कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और यूनिवर्सिटी के बहुत काम से फिर जब कटरा में ये बात शुरू हुई, जो यूनिवर्सिटी है वो कटरा के पास में होनी चाहिए, फिर ये सूल में जाके बनी। तो वहां पे भी मैं श्राइन बोर्ड की तरफ से तकरीबन 6-7 साल वहां पे, मैंने 2.5-7 साल वहां पे मंतलाई में भी काटे हैं। मंतलाई में भी योग का जो अभी नया बना है, अभी आयुष ने आपने देखा होगा कि आयुष तरफ से उन्होंने तकरीबन 100 करोड़ रुपया खर्च करके एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया है वहां पे। लेकिन चलिए उसकी खामी अब क्या है ये नहीं है, लेकिन बन गया है वो, लेकिन इनॉग्रेट नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से। राइट। सर एयर स्ट्रिप वगैरह भी सुना है वहां पे थी, जिसको रिवाइव करने की बात हुई थी। की है, इन्होंने की है, एयर स्ट्रिप की भी रिवाइव की है, लेकिन अब ये इस प्रॉपर्टी को आउटसोर्स करने जा रहे हैं। बात ये हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पैसा दिया, इन्होंने उसको जगह दे दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन बीच में ये गैप रहा कि हमारी जो लोकल एजेंसी थी उन्होंने उनको ये नहीं पूछा कि आप करने क्या जा रहे हो, क्या करोगे। किसी लोकल अथॉरिटी का भी उसमें इंटरवेंशन होनी जरूरी थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट बना के आपको हैंडओवर कर दिया, आप उसको तलाश रहे हैं कि अब इसको किसको दें। देखिए उसको बने हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 2 साल बिना, जो प्रॉपर्टी इतनी प्रॉपर्टी है, 2 साल बिना यूज के रहेगी तो उसकी क्या हालत हो जाएगी। राइट। इसको चाहिए कि जल्दी से कोई बड़ी संस्था को इसको दिया जाए, आउटसोर्स किया जाए, बिकॉज इतना पैसा अगर खर्च किया है तो इतनी फैसिलिटी बनाई गई है तो वो उसकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। नहीं नहीं सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। सर साथ में एक जो आज की डेट में सर माता वैष्णो देवी, बिकॉज आप सर इतना डीपली उस जब 88 89 की बात करो और 86 में श्राइन बोर्ड बना सर, तो सर आज की डेट में एक बहुत दुविधापूर्वक सिचुएशन हो गई, बिकॉज हम रील्स में देखते हैं सर कि एक तरफ लोग कहते हैं कि जब बारिश आती है तो यात्रा बंद हो जाती है, लोगों का कहीं ना कहीं पूरा अगर लाइवलीहुड है वो उसी पे चलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यात्रा चलती रहे तो ह्यूमन लॉस होता है। लेकिन सर ये फिनोमिना पिछले 3 या 4 या 5 साल से देखा है, क्योंकि हम भी इतने साल से, मैं और डॉक्टर विकास लोकल ही हैं। कभी सर इतने लंबे समय के लिए यात्रा रुकती भी नहीं थी और ना कभी इतना बड़ा ह्यूमन लॉस हुआ है, एज पर आई माय माय अंडरस्टैंडिंग। बात ये देखिए ना, बात ये है कि हर एक चीज की एक लिमिट होती है। भवन पे आप उसको कितना कंक्रीट कर पाएंगे, आपको एक लिमिट है, आप उसको उससे ज्यादा उसके आप बियॉन्ड जा नहीं सकते। ट्रैक है उसको आप बियॉन्ड जा नहीं सकते। देखिए जो यात्रा 7-8 हजार होती थी, फिर 15-20 हुई, अब करोड़ को पार कर रही है। 1 CR करोड़, 1 करोड़ को पार कर रही है। अब हर एक आदमी ये चाहता है कि मैं जाऊं और दर्शन करके आ जाऊं, जाऊं और दर्शन करके आ जाऊं, क्योंकि उसने जाने की भी टिकट ली हुई है और आने की भी टिकट ली हुई है, और मार्जिन रखा हुआ है सिर्फ 2-4-5 घंटे का। शायद आपको भी ये मालूम होगा कि पूरे इंडिया में वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी का ही एक ऐसा श्राइन है, एक ऐसा मंदिर है जो 24 घंटे खुला रहता है, तो रात को भी बंद नहीं होता। बाकी सभी मंदिर रात को बंद हो जाते हैं। हाँ, ये सुबह 3 घंटे आरती के लिए और शाम को 3 घंटे के लिए गुफा बंद होती है, लेकिन उस दौरान भी यात्री अटका में बैठते हैं, है बिल्कुल। ना जी। तो लेकिन आप देखिए कि अगर आप 25 हजार, बेसिकली क्या है कि जो भवन की कैपेसिटी है होल्ड करने की यात्रा को, वो 17-18 हजार है। उससे ज्यादा आप वहां पे आदमी को नहीं रख सकते, सुविधा ही नहीं है खाने की, पीने की, रहने की। फिर जब यात्रा 25 हजार 30 हजार से ज्यादा हो जाती है तो उसको रोकना पड़ता है। राइट। लेकिन जब हम उस यात्रा को रोकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको पुरानी बात बता रहा हूँ 2004 तक की, और अभी 22 साल हो गए उसमें, कितने फोल्ड यात्रा बढ़ चुकी है। तो जब इतनी यात्रा हो जाए, क्योंकि अगर आपने यात्री को यहां से छोड़ दिया, यात्री यहां से गया और वहां जाके दरबदर हो जाएगा, वहां पे ठंड है। अभी एक गुजरात से या महाराष्ट्र से जो आदमी आया है, वो जम्मू की ठंड नहीं या कटरा की ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाता, तो भवन की ठंड कैसे करेगा। और फिर वो एक कंबल लेके, 2 कंबल लगे, ठीक थका होता है, वो ट्रैक पे ही सो जाता है।
तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए श्राइन बोर्ड ये कहता है कि आपको यात्रा रेगुलेट अगर करनी है तो थोड़े थोड़े करके चाहिए, क्योंकि आप देखिए आपके समय है, फिर अब यात्रा जब बड़ी ज्यादा यात्रा होगी तो आप अच्छी तरह से दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि धक्के से आए, धक्के से आइए, धक्के से आइए, चलिए। वो कहता मैंने देखा ही नहीं पिंडियां कहाँ है और कहाँ से मैं दर्शन ही नहीं कर पाया। बात ये है कि हम लोग बेसिकली हम यात्रा जो है अ, छुट्टियों में इतनी हो जाती है कि लोगों ने आजकल एक इट्स अ लेजर कम पिलग्रिम टूरिज्म, कहते हैं बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, वैष्णो देवी हो आएंगे। तो एक दिन रुकेंगे कहीं, कुछ लोग जम्मू, कुछ लोग पत्नीटॉप जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन ज्यादा ज्यादा वैष्णो देवी जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो उस दौरान छुट्टियों के दौरान में यात्रा इतने फोल्ड बढ़ जाती है कि फिर अधिकारियों के पास और कोई चारा नहीं रहता कि उसको यात्रा को बंद करना पड़े। नहीं नहीं सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से सर इसको आई थिंक एक्सप्लेन किया है। बट सर मेरा बस यही था कि अगर हमारा चैनल जो अथॉरिटीज सुन रहे हैं और सर की जितनी एक्सपर्टीज है उसमें, भूटान का एक एग्जांपल है सर। भूटान एक कॉशियस टूरिज्म पे काम करता है। यस, और हमारी जो वो वेस्ट। कैपिंग, जी। वो आपकी बात में काट रहा हूँ, वो जी कैपिंग कर देते हैं कि इससे ज्यादा टूरिस्ट नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल सर। अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, आपके सामने है कि अमरनाथ यात्रा के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस किया था कि अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए। जी लोग तब रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, या अगर कराए भी है तो मुझे अगस्त की डेट मिली है, मैं जुलाई में ही आ जाता हूँ, सोचते चलो वहां जाके जुगाड़ बना लेंगे। राइट। अब आपका ट्रैक जो है वो 8,000, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें आदेश दिए हैं कि आप 7,000 8,000 से यात्रा पर डे नहीं छोड़ सकते। फिर जब लोग जम्मू में आ जाएंगे, यहाँ रुके रहेंगे, फिर वो नारेबाजी करते हैं कि हमें छोड़ो, हमें जाना है, ये है वो है, तो उसमें सारी प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल सर वो बिल्कुल। हमें खुद ही, वो इसके लिए हमें खुद जिम्मेवार हैं, हमें खुद प्लान करके जाता है। देखिए आजकल आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आपको नेट में सब कुछ अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि आजकल यात्रा कितनी चल रही है, सैटरडे संडे को ज्यादा है, लोग सैटरडे संडे को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब वीकेंड पे ना आइए ना, कोशिश करिए। लोग क्या करते हैं कि जिसमें फ्राइडे वीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे को निकले, सैटरडे को वैष्णो देवी जाएंगे, मंडे को वापस आ जाएंगे। जब यात्रा यहाँ रुक जाती है, कहते हैं हमारी ट्रेन की टिकट है। तो बिल्कुल। वो बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये नहीं नहीं चीजें। सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन एक बात है कि मुझे श्राइन बोर्ड में बहुत बहुत ऐसी हस्तियों के साथ भी मिलने का मौका मिला। अब्दुल कलाम साहब मेरे समय में आए थे, जी और मेरे साथ उस टाइम मैंने ही वो यात्रा ऑर्गेनाइज की थी। उन्होंने एक मेरे साथ फोटो भी खिंचवाया ऊपर भवन पे। वो एक बहुत अच्छी यादें हैं। देवगौड़ा साहब आए थे, बहुत लोग आए हैं, लेकिन ये जो अब्दुल कलाम साहब की वो याद है ना, वो बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। और वही हमारी देश की वो एक प्राइड भी फोटोग्राफ रहे। तो हाँ, ये लगा हुआ है इसमें, जी सर ऊपर जी सर। भवन पे लगा हुआ है, बहुत बड़ा करके लगाया हुआ उन्होंने। बहुत बढ़िया। डॉक्टर विकास। उस समय का मुझे याद है कि एक यात्रा में मैं भी गया था, वहाँ यशवंत सिन्हा जी आए थे, तब जी। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उसके अगले दिन वाजपेयी सरकार गिर गई। तो एक वोट से जब गिरी थी, तो जी जी मैंने जी उनको जी। वहां देखा था, मैं भी गया उस यात्रा पे। तो वहाँ काफी वो देखने को मिलता रहता है। सर बात करते हैं सर, लास्ट एपिसोड जो हमारा हुआ 75th एपिसोड सर, तवी टेल्स का, तो उसमें एक पैनल डिस्कशन थी, और उसमें बहुत डिटेल में बात हुई सर मुबारक मंडी जी कॉम्प्लेक्स की। तो जी सर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं जी मुबारक मंडी जी हेरिटेज सोसाइटी जी के, आप जी इसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं सर। जी। ये सबसे, हमने कहें अगर डोगरा आइडेंटिटी की सोल है तो वो मुबारक मंडी को तो कह सकते हैं हम, डोगरा हेरिटेज का बहुत आइकॉनिक सिंबल है सर। जी सर जी। आपके लिए पर्सनली मुबारक मंडी क्या मायने रखता है, और आपको इसका फ्यूचर कैसा दिखता है? देखिए मुबारक मंडी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हमें सिर्फ प्रॉब्लम ये आती है कि जब मैं भी था, आर्काइव आर्कियोलॉजी वाले डिपार्टमेंट जो है, जो इसको मेंटेन कर रहा है, उनके पास मैन पावर नहीं है। वो खुद कहते हैं कि हम साल में 1 1.5 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा का पैसा नहीं खर्च पाते। मैं जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था तो तब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने हमारी जो पार्टी कमेटी थी, उन्होंने कहा कि आप जाइए राजस्थान में, जाके एक्सप्लोर करिए। तो हम राजस्थान गए, वहां की जो उस टाइम कमिश्नर सेक्रेटरी कल्चर थी, हम उनसे मिले। आमिर फोर्ट उन्होंने दिखाया, 2 3 और फोर्ट्स दिखाए जो रिस्टोर किए गए थे। और उन्होंने हमें उन एजेंसीज का, जो उन्होंने इम्पैनल कर रखी थी,
बिकॉज राजस्थान में सारा काम प्राइवेट एजेंसीज ने किया है, मतलब जो इम्पैनल्ड एजेंसीज थी उन्होंने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव एंड आर्कियोलॉजी ने नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने हमें इम्पैनल्ड एजेंसीज दी, हम यहाँ पे आ गए, हमने एजेंसीज को बुलाया, उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया, लेकिन जब उन्होंने काम शुरू किया बीच में कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट में चेंज हो गए तो उन्होंने उनको बंद करा दिया। अब बंद करा दिया तो उसके बाद वो काम अधूरा छोड़ के चले गए। हालांकि हमने उनसे कहा था कि आप ट्रायल बेस पे हमें कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करके बताइए। जो पिछली ड्यूटी थी, अब थोड़ी सी ऐसी इमारतें थी, हमने उन्होंने रिस्टोर करनी शुरू की थी, हमने भी करी, शुरू करी, लेकिन जब बीच में ही शुरू हो रही थी तो कुछ गवर्नमेंट में बदलाव हुई, ऊपर से हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी बदले, तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बदले, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, जो आर्काइव वाला डिपार्टमेंट ही करेगा वही कर पाएगा। अब आर्काइव ने खुद लिख के भी दिया हुआ है कि मैं साल में, मेरे पास अपनी, क्योंकि उनके पास अपनी मैन पावर नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो अंदर म्यूरल्स बने हुए हैं ना, वो उसको रिस्टोर नहीं कर पाते। आई मीन इट मे साउंड बैड बट इट इज। वो खुद कहते हैं कि जो अंदर म्यूरल्स, अभी वहां पे दो चार ऐसी बिल्डिंगें हैं, गढ़वई खाना है, रॉयल कोर्ट्स हैं, उनके अंदर इतने अच्छे म्यूरल्स बने हुए हैं जिनको रिस्टोर करना बहुत जरूरी है, और वो रिस्टोर प्राइवेट एजेंसीज ही कर पाएंगी, आर्काइव आर्कियोलॉजी शायद नहीं कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और हमने जब इस पे डिटेल में डिस्कशन भी की, और काफी लोग इसमें थे, अजय अजय खजुरिया सर भी उसी के बैटरी जी, उसमें डिस्कशन में थे सर। सर मेरा बस एक ये सर, एक आपसे एक क्वेरी थी सर। जैसे सर हेरिटेज जो सोसाइटी है मुबारक मंडी की, क्या सर आप उसके मेंबर अभी भी हैं या नहीं? सर यही मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे इतना एक्सपीरियंस्ड लोग, बिकॉज सर ये मुबारक मंडी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है कि जिसमें बटन होल्ड किया और फाइल दे दी। इसमें एक्सपीरियंस, जैसे आपने बताया सर कि अंदर की म्यूरल्स जो हैं उसको किसी न किसी तरीके से संरक्षित करने के उनको आर्ट नहीं है। तो देखिए सर वहां पे जी मैं आपसे बात कर जी रहे हैं, पंजाब में एक एजेंसी है जो म्यूरल्स को ही रिस्टोर करती है। जी मैंने उनको बुलाया, यहाँ पे आए, उन्होंने देखे, उन्होंने कहा हम इनको रिस्टोर करेंगे। उस जमाने में उनकी लीडर थी, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने कहाँ कहाँ रिस्टोर किए हुए हैं। लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हम किसी प्राइवेट एजेंसी को देंगे ही नहीं, हम आर्काइव और आर्कियोलॉजी को देंगे। तो उसकी वजह से आप वो म्यूरल्स रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। सर जब यही म्यूरल्स रिस्टोर जी नहीं होंगे तो वो ओरिजिनल जगह चीज में आएंगे नहीं। सर यही आयरनी है कि मुबारक मंडी जैसे सोसाइटी में जो लोगों ने काम किया है सर, 2 साल 3 साल जितने साल भी, वो लोग पार्ट होने चाहिए सर हमेशा उसके। नहीं तो हमेशा हैंडिंग ओवर के अंदर ही चीजें जो है कहीं ना कहीं खत्म हो रही हैं सर। बेसिकली अजय जी, मैं आपसे बात ये कहूंगा कि हमारे यहाँ पे ना स्मूथ एक्सचेंज ऑफ बैटन नहीं होता ऑफिसर्स का, जो बहुत जरूरी है। देखिए अगर आपको रिले, ये जो गवर्नमेंट मतलब कोई काम भी चलाना है, एक रिले रेस रहती है। राइट। रिले रेस को आप तभी जीत पाते हैं अगर आपका एक्सचेंज ऑफ बैटन ठीक होगा। तो एक्सचेंज ऑफ बैटन जब ऑफिसर्स के बीच में नहीं ठीक होगा कि मैंने एक डिसीजन लिया, ये कर रहा है, दूसरे अफसर आएंगे बोलेंगे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है भाई, ये ऐसा नहीं हो सकना चाहिए, वो फिर से जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं। और क्या होता है कि जो स्टाफ होता है वो तो आपकी बात सुनने वाला है, वो उसने कहा जी ठीक है, तो कहा ठीक है। तो वो बीच में जब चीजें रह जाती है ना, तो बड़ा फील होता है जब हम भी सोचते हैं यार। अब मैं जैसे चढ़ाई मित्तल की बात मैंने थोड़े दिन के बाद पता किया, तब मैं 5-4 साल के बाद मैं गया डायरेक्टरेट में, मैंने कहा, वो कहते वो तो फाइल दिख नहीं रही। मतलब हिसाब लगाइए ना, जी वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, पैसा सैंक्शन हुआ था, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, बट क्या करेंगे। नहीं सर, आई कैन अंडरस्टैंड सर। ये आई थिंक ये प्रॉपर। अब हम अपने पॉडकास्ट के सर अंतिम चरण में हैं, और इसमें सर मैं आपके इतने वास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जितना आपने सार्वजनिक सेवा में इतना लंबे समय लगाया, प्रेरणादायक सफर के बाद, आप डोगरा युवकों के लिए आपका क्या संदेश होगा सर, जो प्रशासनिक सेवाओं में जाकर समाज और राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं? देखिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे नए ऑफिसर आ रहे हैं, उनको यही सजेशन है कि अपने आप में, अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि आपके हाथ में, अगर ऊपर वाले ने, डेस्टिनी ने आपके हाथ में कलम में ताकत दी है ना, उसको यूज करिए। टेक डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस। इफ यू कीप योर कॉन्शियस ऑन, एंड आप कोई डिसीजंस लेते हैं ना, वो हमेशा सही होता
इधर उधर डर के करेंगे तो गलत होंगे। कॉन्शियस को सही रखिए और डिसीजन लीजिए, ऊपर वाला आपके साथ होता है। नहीं सर, बहुत आई थिंक आज आपके सर वर्ड्स ऑफ विजडम जो हैं, ये आने वाले जो यूथ है स्पेसिफिकली, जो हमारे साथ जुड़े भी हैं सर इस चैनल के माध्यम से, और जो भी सिविल सर्विसेज के लिए अभिलाषी होंगे, शायद सिविल सर्विसेज को भी छोड़ दें, अगर आर्मी के अंदर हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपके वर्ड सर उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा रहेंगे हमेशा। सर जैसे आपकी पूरी हमने लाइफ जर्नी हमने आज डिस्कस किया, आपके लाइफ के जितने हाई पॉइंट सर, चाहे वो सैनिक स्कूल बालाचड़ी में, कई लोगों को सर पता नहीं होगा शायद कि आप एक अच्छे बॉक्सर भी रह चुके हैं अपने स्कूल के, और वो सारी पर चीजें मैंने सर। इसको इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं नहीं सर, वो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सर आपने काम हमेशा कर्मठता से किया है, तो उससे बड़ा सर पंच क्या होगा किसी के लिए भी। तो सर आपकी लाइफ जर्नी सर हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है सर। कैसे आपने सर सैनिक स्कूल से जाने के बाद आपने अपनी एजुकेशन के ऊपर सर काफ़ी किया सर, मैं देख रहा था सर, जैसे डीबीएम हो गया, शिरोमणि के ऊपर आपने, विच इज़ डोगरी के अंदर सर आपने काफ़ी कंट्रीब्यूशन की। किस तरीके से रेडियो स्टेशन से निकलकर सर जेकेएस, और जेकेएस में भी उन सभी डिपार्टमेंट्स को सर आपने टच किया, जो सारे डिपार्टमेंट्स शायद मैं ये मानता हूँ कि जम्मू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो गया, चाहे टूरिज्म हो गया, या श्राइन बोर्ड हो गया सर। सर पर हम आजकल मैं हमारी कम्युनिटी ब्राह्मण सभा में भी थोड़ा सा योगदान देता हूँ। सर बहुत बढ़िया सर, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर भी, और सर जेके इटको का भी सर, ये भी एक बहुत ही अच्छा वो है स्पेसिफिकली फॉर रिसर्च के लिए, और नहीं, स्पेशल। जेके इटको जी का इटको का जो मेन काम होता है वो होता है स्किल डेवलपमेंट, जी। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग और कंसल्टेंसी। राइट सर, राइट सर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने अपने हमारी स्टेट गवर्नमेंट को बड़े सारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हम उनके साथ हमने सजेस्ट किए हैं जिन पे हम काम करने जा रहे हैं। वो बड़ी जल्दी उसमें विल बी हैविंग अ हेडवे, वो अच्छे प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। राइट सर, राइट सर। तो सर आप पोस्ट रिटायरमेंट भी सर आप उतने ही ज्यादा बिजी हैं, उतने ही काम में बिजी हैं, जैसे आपने ब्राह्मण सभा में बताया और जेके इटको में भी। सर मैं डॉक्टर विकास को अब हैंड ओवर करना चाहता हूं, बिकॉज ये बहुत अच्छे तरीके से एक वोट ऑफ थैंक्स देते हैं, और इनका वोट ऑफ थैंक्स सर सारे देवी देवताओं को इकट्ठा करता है, और क्योंकि बहुत ये ही शरण में रहते हैं। शरण में रहते हैं सर माता की। तो मैं डॉक्टर विकास आपसे आग्रह करता हूँ टू ऑफर वोट ऑफ थैंक्स। सौजन्य शर्मा सर, आपका तभी टेल्स के इस प्लेटफॉर्म को सुशोभित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके सौजन्य से हमें दर्शन हुए सैनिक स्कूल बालाचड़ी जामनगर के, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो का सफर, उसका हमें झलक मिली सर। वहां से फिर आप जम्मू कश्मीर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बने, वहाँ डिफरेंट रोल्स जो आपने निभाया एज डायरेक्टर टूरिज्म, मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी का पार्ट बन के। और मीडिया में डायरेक्टर मैं इंफॉर्मेशन रहा हूँ तो मीडिया से बहुत जुड़ा रहा। राइट सर। जी 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 सर। कला केंद्र के साथ भी सर आप जुड़े रहे, उसकी भी सर झलक मिली। और सर जो सबसे ज्यादा चीज स्टैंड आउट करती है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में अपना 10 साल का आपका अविस्मरणीय जो टेन्योर रहा, तो ये चीज एक दिखती है कि आपने जहां भी सर कार्य किया पैशन के साथ किया। डायरेक्टर टूरिज्म रहे तो आपने वो चीजें लाने की कोशिश की जम्मू रीजन में, जो आपने इनिशिएटिव्स लिए, जो स्टेप्स आपने बताए, वो सीधा कि एक दिल से आती है वो चीज कि हमें कोई बदलाव लाने हैं तो किस तरीके से लाने हैं। और वो दर्द भी झलका कि जो चीजें इतने दिल से की गई होती हैं, आगे यदि उनको फिनिशिंग लाइन तक नहीं लिया जाए तो वो दुख भी हमने देखा दुख आता आपकी है। तरफ जी से। जी। जी 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 सर। तो सर आपका बहुत ही सुंदर सफर, जो कि शायद अगर आपकी वो फिंगर वाली डिसेबिलिटी नहीं होती तो आप आर्मी में आर्मी में होते जाते, सैनिक स्कूल से निकल के। मेरे कुछ जी साथी थे वो लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल होके रिटायर हुए। जी सर। जी सर, तो लेकिन विधि को, परमात्मा जी। को आपको डिफरेंट रोल्स देने थे सर, ऑल इंडिया रेडियो से लेके जे एंड के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होके, और अब आप सर रिटायरमेंट के बाद भी सर अपनी कम्युनिटी सर्विसेज ब्राह्मण सभा में दे रहे हैं।
और हम जैसे सब लोगों को सर आप इंस्पायर कर रहे हैं। मैं तवी टेल्स की पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। माता वैष्णो देवी के चरणों में आप सर 10 वर्ष रहे हैं। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा, बावे वाली माता से प्रार्थना करूंगा, हमारे कुल देवी कुल देवताओं से प्रार्थना करूंगा कि आपको वो अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। आप इसी जील और मिशनरी भावना के साथ जैसे सर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी विजन मिशन के तहत सर आगे बढ़ते रहे, हम सबको इंस्पायर करते रहे। और आने वाले जो यंग सिविल सर्वेंट्स हैं वो आपकी ओर देखें कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में कार्य करना होता है, और अपनी लाइफ में जो भी रोल मिले उसको एंथुसियाज्म के साथ सर कैसे निभाना पड़ता है। सर हमारे प्लेटफॉर्म तवी टेल्स को अपनी सर ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, अपनी यादों को शेयर करने के लिए और अपनी विजडम को शेयर करने के लिए सर मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं आप अपने दर्शकों को भी ये फिर से बताना चाहता हूं कि सौजन्य शर्मा जैसे सर की जो लाइफ जर्नी है, आपको उसका कौन सा भाग जो है वो सबसे अच्छा लगा, वो कृपया कमेंट्स में हमें बताएं। सर आपका मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय डुग्गर, जय डोगरा, जय हिंद, बहुत जय बहुत माँ। शुक्रिया डॉक्टर विकास पादा और अजय खजूरिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया, मैं आपसे मुखातिब हो पाया और अपने थॉट्स, अपने विचार आपसे साझा कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you, sir. Thanks for your time, sir, and we are really, really honored, sir.